लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव। इनके निधन पर इस शोक सभा में उपस्थित सारे मान्यवर और आप सभी सारे साथियों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मंडल आंदोलन के बाद एक नए तरह की राजनीति जब देश में उभर रही थी, तो खास करके अक़लियतों की राजनीति को लेकर, शोषितों की राजनीति को लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे सूबों में एक नए नेतृत्व का उभरना यह स्वाभाविक था, लाजमी था। और उसी के तहत उत्तर प्रदेश जैसे सूबों में या उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में एक नई राजनीतिक पहल कर उभर कर आई थी। और मुझे ये कहने में खुशी है, 1993 में जब उत्तर प्रदेश में एक नया प्रयोग बना था जिसको मुलायम और कांशीराम जी का जोड़ कहा जाता है, उस वक्त मुझे भी साहब श्री कांशीराम जी के साथ मुलायम सिंह यादव जी को मिलने का मौका कई बार मिला है, क्योंकि उस वक्त भी मैं बीएसपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी के तौर पर उत्तर प्रदेश में भी अपनी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण मुझे भी उस वक्त ये नारा लगाने का मौका मिला था क्या कि मिले मुलायम कांशीराम, हवा हो गए जय श्री राम। ये उस वक्त का नारा लगाते वक्त हमें भी नेताजी की लीडरशिप के ऊपर फख्र आता था, नाज आता था, गर्व आता था। ऐसे नेताजी को मैं आज के इस समय पर बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से एक आदर भाव के साथ आदरांजलि व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी का शुक्रिया। मित्रों, जनसभा की और शोक सभा की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। मैं अनुरोध करूंगा इसमें किसी भी प्रकार की नारेबाजी आप न करें। जो मैं जानता हूं आप सबके शोक की कल्पना कर सकता हूं। वो अंधेरी रात जो आप लोगों ने देखी है, जो सारी चीज़ें आप लोगों के दिलों पर जो गुजरी है, जो आप सब जुड़े हुए थे नेताजी से, वो स्मृतियाँ आप लोगों के इसमें जेहन में बार बार जो है डोलती होंगी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप इन सब चीज़ों से जो है अपने जज्बात अपने इस समय जो है किसी भी सार्वजनिक नारेबाजी न करें आप। और मैं बड़े अदब के साथ और समाजवादी पार्टी की सांसद और आप सबके बीच बेहद लोकप्रिय और पिछले कई दशकों से आप सबके सामने जो है सदी की नायिका जया बच्चन जी को मैं चाहूँगा कि वे मंच पर आएँ और माननीय नेताजी के प्रति अपने जज्बात रखें। माननीय जया बच्चन। जो बसे हैं वो उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। आज इस सभा में आए हुए नेताजी जैसे ही नेता शरद पवार जी, अन्य दिग्गज नेता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, भाइयों बहनों, नेताजी और हमारे परिवार का रिश्ता नेता और कार्यकर्ता का नहीं था, हमारा एक पारिवारिक रिश्ता था। नेताजी मेरे पति से बहुत ज़्यादा उम्र में बड़े नहीं थे,
मगर जब भी वो नेताजी से मिलते थे उनके पैर छूते थे। वो हमारे पिता समान थे। नेताजी को हमने बहुत करीब से देखा, उनके संघर्ष के दिनों में भी देखा। उस वक्त मैं समाजवादी पार्टी में नहीं थी, और जब मैं पहली बार समाजवादी पार्टी में आई और मैंने नेताजी को देखा, सब कार्यकर्ता आए थे, हमारी मीटिंग थी, अबू भाई को याद होगा। तो सारे कार्यकर्ताओं में से कुछ लोग बहुत ही नाराज़गी से बोलने लगे, हमारा ये काम नहीं हुआ नेताजी, हमारा वो काम नहीं हुआ, और आप क्या कर रहे हैं, और सुनते रहे। और मेरे लिए बहुत नई चीज़ थी, मैंने कभी इस तरह देखा नहीं था। तो बाद में नेताजी से मैंने पूछा कि इतने कार्यकर्ता आपको डांट रहे थे, आपसे नाराज़ थे, आप कुछ बोले नहीं। तो मुस्कुराए और उन्होंने मुझसे कहा, इनकी वजह से तो मैं नेता, जो ये बोल रहे हैं वो मुझे सुनना पड़ेगा, और सुनने तक ही नहीं, उसको ध्यान देके उसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। और मुझे अभी भी याद है कि उन्होंने उनके जो असिस्टेंट थे उनको बुलाया और उनसे कहा कि जो जो बोले हैं उनकी तस्वीर, उनका नाम और वो किस चीज़ से नाराज़ हैं मुझे लिख के दीजिएगा, इसके ऊपर मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। नेताजी के साथ इलेक्शन में घूमने का बहुत मौका मिला, और शरद जी आप भी करते हैं ऐसे, हेलीकॉप्टर से बोलते थे ये गांव है, ये इधर सरपंच है। हर एक उत्तर प्रदेश के गांव को अच्छी तरह से ऊपर से भी वो बता सकते थे। और तो मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे याद है, तो मुझसे कहे ये अमर सिंह ने मेरी आदत खराब कर दी। मैं तो साइकिल से घूमता था, जहाँ थक गया रुक गया, जो झोपड़ी होती थी या मकान जो होता था उसमें चला जाता था, गुड़ और चना देते थे, खा लेता था, थोड़ी देर आराम करके फिर साइकिल में चल देता था। तो और जब भी बाद में भी उनसे जब भी बात करो तो हमेशा पिछले दिनों की बातें करते थे। वो ज़माना अलग था, तुम लोगों का ज़माना अलग है, अलग नज़र से देखते हो। जब बीमार थे बहुत बार उनसे मैं मिलती थी, उनसे लड़ाई भी करती थी कि आप सुनते नहीं हैं किसी की, अखिलेश इतना आपका ध्यान रखता है मगर आप उसकी बात नहीं सुनते। अरे उसके सामने मत बोलो, तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा, फिर मेरे ऊपर सख्ती और भी करेगा। उनको मीठे खाने का बहुत शौक, और जब भी हम मीठा ले जाते थे कहते अखिलेश को बताना नहीं, वो बहुत नाराज़ हो जाएगा। और बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं, घरेलू बातें हैं, मेरे से उन्होंने कभी भी पार्टी के बारे में कोई बात नहीं की। सिर्फ कहते थे हिंदी ज़्यादा बोला करो, तुम अंग्रेज़ी बहुत बोलती हो पार्लियामेंट में। और मैंने बहुत कोशिश की, देखिए आज आप सबके सामने हिंदी में बोल रही हूँ। आशा करती हूँ नेताजी सुन रहे होंगे। आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, नेताजी नहीं, नेताजी जैसे बनने की कोशिश करिए। आप इतने कार्यकर्ता हैं, नारे भी लगा रहे हैं, आप भावुक हैं, अफसोस है, मैं जानती हूँ, मगर नेताजी डिसिप्लिन को बहुत मानते थे। और अगर आज वो यहाँ खड़े होते तो आपसे कहते क्या कर रहे हो, बैठ जाओ, कहते या नहीं कहते? नेताजी मत बनिए, नेताजी जैसे बनने की कोशिश करिए, मेहनत करिए और अलगाववाद लोगों से लड़िए।
ये देश के लिए अच्छा नहीं है। जो इस वक्त हो रहा है वो देश के लिए अच्छा नहीं है। इस बात से नेताजी को बहुत तकलीफ थी, और अगर आप नेताजी के लिए कोई भी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि ये होगी कि सबको मिलकर इकट्ठा एक साथ रहकर काम करना है और उन जैसे बनना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कैसे धन्यवाद कहूँ। आप सब तो नेताजी के ही अंश हैं और नेताजी से ही सब जुड़े रहे हैं और सबके जज्बात हैं और सबके मन में ये अरमान है कि वे कुछ न कुछ नेताजी के बारे में कहें। मैं माननीय जया बच्चन मैडम के प्रति आभार प्रकट करता हूँ और इसी के साथ आमंत्रित करता हूँ लोकप्रिय और चर्चित विधायक रईस शेख साहब को। देश के नेता श्री शरद पवार जी, खड़से साहब, जनाब अबू आसिम आज़मी साहब, नाना पटोले जी, अमीन पटेल साहब, राखी यादव जी, तमाम पार्टियों से आए हुए नेतागण, समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता, आज हम सब जब नेताजी को याद कर रहे हैं तो मैं ऐसे जनरेशन से आता हूं जो 92 के बाद समाजवाद की विचारधारा से प्रेरित होके, नेताजी की नीतियों से प्रेरित होके हम सब जनाब अबू आसिम आज़मी साहब के पीछे पॉलिटिक्स में आए। जब 92 के बाद मुंबई शहर के हालात बहुत अलग थे, मैं कॉलेज में था, तब पहली बार घर से निकल के मैं किसी आंदोलन में गया था और मुझे याद है कि वो आंदोलन समाजवादी पार्टी का था और तब आसिम भाई अध्यक्ष बने थे और नेताजी पूरे देश में अपनी विचारों के लिए माने जाते थे और उनकी राजनीति, त्याग की राजनीति, हर वर्ग के लोगों को लेके चलने वाली राजनीति, इन सब चीज़ों से हम लोग प्रेरित होके, क्योंकि तब पॉलिटिकल पार्टीज पावर के लिए नहीं होती थी, पॉलिटिकल पार्टीज आंदोलन होती थी। समाजवादी पार्टी आंदोलन तब भी थी, आज भी है, और नेताजी के विचार हैं जो हम सबको इतनी प्रेरणा देते हैं कि हम सब श्रद्धा से लोगों के बीच में जाकर काम करने की कोशिश करते हैं। मैं एक ही दो बात याद करूंगा क्योंकि मैं बहुत यंग था। आसिम भाई ने मुझे मौका दिया कि मैं नेताजी के करीब जाऊं। जब भी नेताजी बम्बई आते थे तो हम सब, जब सारे कार्यकर्ता जो है रैली के तैयारी में रहते थे, मैं नेताजी के साथ रहता था। मैं आसिम भाई को उसके लिए शुक्रिया अदा करूंगा। एक नेता और कार्यकर्ता के बीच में जो प्रेम होता है, नेताजी और हमारे बीच में कोई रिश्ता, नेचुरल रिश्ता नहीं है, लेकिन एक कार्यकर्ता से जो वो प्रेम करते थे, मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी मेरे बुजुर्ग के साथ हमेशा हूँ, कभी मुझे डर नहीं लगा क्योंकि नेताजी ने इतना प्रेम हम सबको दिया। कई बार उनसे मैं इंटरेक्ट किया आसिम भाई की वजह से। एक बार शिवाजी पार्क में रैली थी और समाजवादी पार्टी का स्टेज तो बहुत अलग होता है, हमारे यहाँ प्रोटोकॉल होता नहीं, हम सब पूरे स्टेज पे बैठे रहते हैं। नेताजी बोल रहे थे और हम लोग उनके चरणों में थे। वो दिन है कि आज भी मैं उस दिन को याद करके कहता हूँ कि हाँ, समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारों को लेके देश में हमको घूमना चाहिए। नेताजी ने तब कहा था कि अच्छी नीतियाँ बनाने के लिए अच्छी नीति वाला, अच्छी नीयत वाला नेता चाहिए। यानी कि उन्होंने तब भी कहा कि हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए। ऐसी बहुत सी बातें मैं कह सकता हूँ। अखिलेश भाई मुख्यमंत्री बने, मैं आसिम भाई के साथ गया, नेताजी अकेले बैठे थे और नेताजी ने आसिम भाई को अखिलेश भाई का वो रथ दिया जिसपे वो प्रचार करते हुए मुख्यमंत्री बने। तब मुझे याद है उन्होंने कहा था आसिम भाई से कि ये रथ लेके महाराष्ट्र जाओ और समाजवादी पार्टी वहाँ पर ताकत के साथ आएगी। उनका सपना हम सबको पूरा करना चाहिए, इस विचार को लेके आगे बढ़ना चाहिए। नेताजी का प्रेम, नेताजी के विचार हमेशा हम में रहेंगे। और आज इतनी तादाद में आप लोग आए, बहुत सारे लोग बाहर हैं, मैं कहीं भी जाता हूं तो लोगों
का जो आदर नेताजी के बारे में है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। हम उनके विचार आगे ले जाएं, यही मैं कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं अमीन पटेल साहब को मैं चाहूँगा कि वे आए मंच पर और कुछ शब्द प्रकट करें अपने श्रद्धांजलि स्वरूप। अमीन पटेल साहब MLA हैं आप। आदरणीय शरद पवार जी, सम्मान्य नाना पटोले जी, समाजवादी के मुंबई और महाराष्ट्र के अध्यक्ष अबू हाशिम आजमी साहब, सांसद जया बच्चन जी, एकनाथ खड़से साहब, मेरे साथी रईस शेख साहब, आज हम लोग सब हर पार्टी को, राखी बहन यहाँ पर बैठी हुई है, हम सब लोग यहाँ पर जमा हुए हैं उस शख्सियत के लिए क्योंकि हमारे दिल में उनके लिए आदर और प्रेम है। मेरे नेताजी से कोई बड़े गहरे संबंध नहीं थे, मगर जब मैं कॉर्पोरेटर था तो एक बार मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में केसरबाग में नेताजी आए थे, जब मुंबई में महाराष्ट्र में कांग्रेस और समाजवादी का अलायंस था, तो हाशिम भाई ने मुझको मिलाया था उनसे। बोले कि हमारे अमीन पटेल यहाँ के कॉर्पोरेटर हैं। उन्होंने कंधे पे हाथ रख के उस वक्त कहा था कि कभी भी कोई भी काम हो तो आप ज़रूर मेरे पास आना। और उसके बाद में एक बार मुरली देवरा के साथ में जब दिल्ली में मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझको पहचान लिया। तो बोले आप कॉर्पोरेटर थे, अभी आप MLA हो गए। बोला सर मैं MLA हो गया। तो जया बच्चन जी ने बहुत सही बात कही कि नेताजी मत बनिए, नेताजी जैसा बनिए, क्योंकि उनके जो विचार हैं वो आज के वक्त हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस हालात से देश गुजर रहा है उसमें शरद पवार जैसे, नाना पटोले जैसे जो वरिष्ठ नेता है, अबू हाशिम भाई है, उनके हाथों को हमको मजबूत करना है। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि मुलायम सिंह जी के लिए होगी। इसी बात के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, अपने पक्ष की ओर से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। साथियों, सभी जानते हैं कि अर्जुन को कृष्ण ने बनाया था और शिवाजी महाराज को शिवाजी महाराज रामदास ने बनाया था। सम्राट चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने वाले चाणक्य थे और भगवान राम को वशिष्ठ ने बनाया। उसी तरह मुलायम सिंह यादव जी ने अबू हाशिम आजमी को यहाँ खड़ा किया, आप लोगों के बीच में दिया। मैं निमंत्रित करता हूँ बड़े अदब के साथ अबू हाशिम आजमी साहब को। आपका गला रूंध जाता है, आप बोल नहीं पाते हैं। कई इंटरव्यू हम सब ने देखा है, हम सब समझ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं उनके भावों की। न जाने कितने दशकों तक आप एकदम बेहद जो है एक पुत्रवत संबंध रखते थे माननीय अबू हाशिम आजमी साहब से। मैं अनुरोध करूंगा कि अपने जज्बात पर कंट्रोल रखते हुए आप आएँ और चंद शब्द जो है श्रद्धांजलि स्वरूप कुछ कहें। माननीय अबू हाशिम आजमी साहब। मास्टर राज के सभी पक्ष के आए हुए नेतागण, मुंबई के अलग अलग इलाकों से आए हुए तमाम पार्टियों के नेताओं, दोस्तों, साथियों, मैं नेताजी के बारे में क्या कह सकता हूँ। मैं आजमगढ़ की एक साधारण परिवार, किसान के परिवार का बेटा, मुंबई आया, रोजी रोटी कमाने के लिए संघर्ष किया। मैं क्या, मेरे परिवार का कोई आदमी भी राजनीति में नहीं था। हमारा दूर दूर तक राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। हम काम करते थे और सेकुलर पार्टियों को अपनी तरफ से जितनी मदद कर सकते थे। लेकिन 92-93 के दंगों ने हमें एक अलग रास्ता दिखाया। मुझे याद है मौलाना जियाउद्दीन बुखारी साहब के साथ हम लोग थे,
आदरणीय पवार साहब ने उस वक्त 10 मिलिट्री की गाड़ी दी थी। 10 जवान मिलिट्री के आते थे हमारे ऑफिस के नीचे सुबह, और हम लोग मुंबई में अलग अलग इलाकों में जाकर, जहाँ मुसलमान बेबस फंसा हुआ था, माइनॉरिटी में था मुसलमान, उसको पवार साहब की मदद से जो भी थी गाड़ी, रातों दिन हम निकालते थे, लाकर कैंपों में उनको जमा करते थे। दोस्तों, मुंबई में एक ब्लास्ट हो गया। मैं मुंबई में नहीं था, मैं अपने बिजनेस के ट्रिप पे सऊदी अरब गया हुआ था। जब मैं मुंबई आया तो मैं अपने बच्चों को, अपने साथियों को लेकर पवार साहब के पास गया था, शायद उनको याद नहीं होगा। मैं, ज़ियाउद्दीन बुखारी साहब, जितने बच्चों को ईदी मिली थी पैसे, सब पैसे जमा करके हमने कहा था कि मुंबई के 92-93 के ब्लास्ट में, 93 के ब्लास्ट में जो लोग भी शहीद हुए, मारे गए, उन सब के लिए हमारी तरफ से मदद है। थोड़े दिनों के बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे बुलाया कमिश्नर ने। मैं उस वक्त जावेद अहमद खान साहब एक मिनिस्टर थे, नेता थे, उनके साथ गया था, कमिश्नर ऑफिस गया, और मेरे ऊपर जो आरोप लग रहा था, उस आरोप की पूरी बेगुनाही की किताबें, उसके सबूत लेकर गया। जावेद साहब ने कहा कि अभी आपको बात करेंगे, छोड़ देंगे। वो चले गए, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने जो किताब दी थी, पासपोर्ट दिया था, उस वक्त एक कमिश्नर साहब ने कोर्ट में एफिडेविट कर दिया कि इन्होंने कुछ दिया ही नहीं। मैं बेसहारा खड़ा रहा, कोई मदद को नहीं आया मेरी। मैं चिल्लाता रहा कि मैं बेकसूर हूं, मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन मैं 1 साल से ज़्यादा जेल की सलाखों के पीछे पड़ा रहा। मेरी बीवी बुर्का पहन के आती थी, दिन भर खड़ी रहती थी जेल के पास। लोगों को दुआओं ने मुझे रिलीज कर दिया। मैंने सोचा कि मैं अब राजनीति करूंगा, पैसे तो अपने बच्चों को तो कुत्ता भी खिलाता है, अब मैं देश के लिए काम करूंगा, अब मैं राजनीति करूंगा। मैंने बिजनेस छोड़ दिया। मैंने ढूंढा किसको लाऊं, किससे बात करूं। मैंने श्री मुलायम सिंह यादव जी से टेलीफोन पर बात कर उनको बुलाया। यकीन जानिए, वो ताज में ठहरे थे और लोगों ने कहा कि अबू आसिम के घर मत जाना, ये मुंबई ब्लास्ट का आरोपी है, सिर्फ जमानत पे छूटा है, आप बदनाम हो जाएंगे, आप यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं। मगर वो मर्द आहन जिसको कहते हैं, मुलायम सिंह यादव ने कहा मुझे मालूम है, मैंने उसके केस को पढ़ा है, मैं जाऊंगा अबू आसिम के पास, उससे मिलूंगा। मेरे सर पर जो लोग मेरे साए से मेरे साथ रहते थे, मेरा साया भी देखकर डरते थे मुझसे। उस वक्त एक हिंदू गैर मुस्लिम नेता, एक मुसलमान जो इतने साल 1 साल जेल में रहा, उसके सर पर हाथ रखा होगा, अबू आसिम मैं जानता हूं। मैंने कहा सर बहुत प्रॉब्लम है, टाटा में बहुत तकलीफ हो रही है, बेगुनाह पकड़े जा रहे हैं, मैं जानता हूं कितने लोग हैं जिनका कोई लेना देना नहीं। मैं उस मर्द को सलाम करता हूं, मुलायम सिंह यादव को। उन्होंने कलम लिया, कागज लिया, उसी वक्त मेरे घर में बैठकर कलम कागज दिया और लिखा कि आज से उत्तर प्रदेश में टाटा खत्म। उन्होंने कहा अबू आसिम तुम जानते हो इस टाटा खत्म करने के पीछे क्या होगा? मुझे जो मारने आया था आदमी, मेरे पर जिसने हमला किया था अगर लखनऊ के अंदर, उस आदमी को टाटा में बंद किया गया है, लेकिन मेरे इस टाटा खत्म करने से वो आदमी भी छूट जाएगा, छूट जाने दो। लेकिन मैं टाटा में जब इतनी ज्यादा बेगुनाहों को गिरफ्तार किया जाए तो नेता ने छोड़ दिया। मैं नेताजी की वजह से मैं आज पॉलिटिक्स में हूँ, वरना मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था। और मैंने जिस दिन पॉलिटिक्स पकड़ा था, मैंने कहा था मंच पर चिल्ला कर कि मैं कभी इलेक्शन लड़ूंगा नहीं, मैं फिरकापरस्ती के खिलाफ, मैं जुल्म नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। और मैं 1995 से लेकर 2002 तक मैंने कोई इलेक्शन लड़ा नहीं। लेकिन अफसोस कि जिन को हमने एमएलए बनाया, जिन को समाजवादी पार्टी ने बढ़ाया, वो सब के सब पार्टी छोड़ के भागते रहे, सत्ता की लालच में। तो नेता जी ने राम गोपाल यादव जी को मुंबई भेजा, कहा अबू आसिम से कहो कि राज्यसभा का फॉर्म भरो। मैंने कहा नहीं सर, मैं नहीं भरूंगा, प्लीज मुझे शो मत करिए, मैं नहीं करूंगा ये काम। छोड़ दिया उन्होंने, बहुत मैं मना किया तो मान गए। फिर 2002 में उन्होंने कहा या तो तुम पार्टी छोड़ दो या तो तुम राजसभा जाओ, क्योंकि अगर तुम जिसको लाते हो भाग जाता है। मैंने कहा मैं क्या करूं सर, जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब सांप बन बैठी हम ही को गाट। मैंने नेताजी के कहने पर 2002 में गया, मैं राज्यसभा में गया,
लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे संघर्ष करना चाहिए, ये तो दी हुई चीज़ है। मैं 2004 में फिर लड़ने आ गया इलेक्शन भिवंडी से। भिवंडी में मुझे बहुत वोट मिला, लेकिन मैं हार गया। उसके बाद मैं यहाँ राजनीति कर रहा हूँ। यकीन जानिए, नेताजी का बहुत एहसान है मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, कि उस वक्त जब कोई लोग मेरे साय से भागते थे, उस वक्त एक उत्तर प्रदेश से चल कर आया हुआ एक मुख्यमंत्री ने मेरे सर पर हाथ रखा। मरते दम का उस इंसान को नहीं भूल सकता। मैं जब जाता था उनके पास, कभी जाता था उनके पास, तो कहते थे अबू आसिम कहाँ सामान रखा है, लाओ मेरे घर पे रहो। मैं कहते नेताजी मैं ठीक हूँ, नेताजी शुक्रिया आपका, खाना यहाँ खाओ। एक दिन मैं गया तो बीमार थे, उठ नहीं सकते थे। 2 आदमी ने उनको उठाया और मुझे ला के गाड़ी तक छोड़ा। मैं उस एहसान को कैसे भूल सकता हूँ। मेरे बदन का एक खतरा मुलायम सिंह यादव के लिए कुर्बान है। दोस्तों, नेताजी कितने सिंपल आदमी थे। एक दिन हम गए थे वहाँ पर, तो बाहर वो जहाँ उनकी ऑफिस है, वहाँ बाहर उन्होंने एक छोटा सा मंच बना हुआ, बाहर लोग इसे लाइन में बैठते हैं। अबू आसिम देखो ये औरत है, तो बुलाता हूँ उसको। एकदम गरीब औरत, साड़ी गंदी एकदम, सर्दी का जमाना, फटी हुई चादर पहनी हुई, पैर में चप्पल ने उसको बुलाया। बोले बोल कहाँ से आई तू, क्या चाहिए तुझे। उसका काम किया उन्होंने। मैं गया एक बार, मुख्यमंत्री थे, इतने कागज लेकर गया मैं आजमगढ़ से, लोगों को काम। आपको पता है उन्होंने बुलाया चीफ सेक्रेटरी को और पूरे कागज दे दिया उसको, पूछा नहीं। बोला ये अबू आसिम आजमी है, जितने कागज हैं सब अभी कभी काम कर दो, पूरे काम कर दो। ये कैरेक्टर था उनका। मुझे बच्चे की तरह मानते थे, मैं उनको पिता की तरह मानता था। मैं देखा जिस तरह से 1947 में हिंदुस्तान के अंदर जब हिंदुस्तान का डिवीजन हुआ था, उस वक्त पूरे मुल्क में अफरा तफरी थी, हिंदू मुस्लिम के फसाद हो रहे थे। गांधी जी एक गांव में एक घर में जाकर के फसाद को खत्म कराने की कोशिश करते थे। और 92-93 के दंगों में मुलायम सिंह यादव ने वही किया मुलायम सिंह यादव ने। और हम इस दबी हुई कौम को इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने किस हद तक गए हो कि देश में संविधान बड़ा है, कोई अपनी ताकत से इस देश के संविधान को नहीं तोड़ सकता। ये मुलायम सिंह यादव ने साबित कर दिया था। वोट मिले या ना मिले, लेकिन संविधान जिंदा रहना चाहिए। ये मुलायम सिंह यादव का मुलायम सिंह यादव। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुलायम सिंह जैसा कोई और पैदा कर दे। आज नहीं है, कहते थे अबू आसिम अगर जाना है ना आजमगढ़ से निकलना है, जाना बनारस, तो बनारस तक का खर्चा, आजमगढ़ से बनारस का खर्चा बनारस वाला देगा, वहाँ जाके खा के उसी घर में सो जाने का है। वहाँ से जाना है अगर आपको इलाहाबाद, तो वहाँ से इलाहाबाद का खर्चा जो है ना इलाहाबाद का कार्यकर्ता देगा। और वहाँ से जाना है अगर लखनऊ, तो वहाँ का वो कार्यकर्ता देगा, और वो जो खाना पकाएगा वही खाना है, वही काम करना है। ये राजनीति थी। आज करोड़ों अरबों में लोग राजनीति कर रहे हैं। नेताजी ने, मैंने एक बार उनसे पूछा था, याद है मुझे अच्छी तरह, डिफेंस मिनिस्टर थे वो, और एक आदमी का एडमिशन करवाना था, मैंने करवा दिया, नेताजी ने करवा दिया। तो मुझे 10 लाख रुपया दे रहा था। मैंने कहा नहीं मैं लूँगा नहीं, मेरा नेताजी से पूछा। मैं कहा नेताजी जिसका काम किया ना वो 10 लाख दे रहा है पार्टी को। बोले हरगिज़ हाथ मत लगाना अबू आसिम। मैंने कहा सर, बोले नहीं जब इलेक्शन आए तो मांगना। मैंने कहा 1 रुपया नहीं दे रहा, आज दे रहा है वो, क्या नहीं मत लेना पैसा, बिल्कुल पैसे मत देना। इस तरह का उनका कैरेक्टर था। एक दिन मिले मुझे, किसी ने लाया उनको दिया उसका अपना बादाम का शरबत। मुझे बोला इधर आओ, ये पी लो तुम, ये बहुत फायदेमंद है, बहुत ये जवानों के लिए अच्छा, तुम पियो उसको। कितना प्यार करते थे। मेरे बच्चे उनको दादा बोलते थे। कभी भी हमेशा उन्होंने, जब मैंने राजनीति शुरू किया मुझे भाषण नहीं आता था। मुझे कहा अबू आसिम जब भाषण करने खड़ा हो, जो समझ आया बोलते रहो, और जो समझ नहीं आया मुझे फ़ोन करके पूछे नाम है, मैं बताऊँगा। और उस आदमी ने एक गाँव से आया हुआ किसान का बेटा बिजनेसमैन को आज मुंबई में एक पहचान बना दिया, MP बनाया, MLA बनाया। और मुझे रोज़ कहते हैं कि तुम आओ। अभी आए थे रिलायंस के अस्पताल में, बीमार थे बहुत, वो मेरे वर्कर भी थे वहाँ पर, सोए बेड पर बैठे हुए हाथ पकड़ के कहते थे अबू आसिम तुम UP आ जाओ, यहाँ क्या 2-3 MLA जिताते हो, आओ UP में आओ, अखिलेश के साथ काम करो, वहाँ बड़ा काम करो, यहाँ मत रहो, चलो यहाँ से तुम वहाँ काम करो। यानी बहुत मोहब्बत करते थे। मैं दिल की गहराई से नेताजी को श्रद्धांजलि खराज अकीदत पेश करता हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनकी आत्मा को शांति दे, और दुआ करता हूँ अखिलेश यादव जी को कि अखिलेश यादव जी नेताजी के रास्ते पर चल कर लोगों को बताइए, जमा कीजिए लोगों को, और इस देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन खड़ा कीजिए। नेताजी कहते थे कि लखनऊ से, UP से जो राजनीति शुरू होती है वो दिल्ली तक जाती है।
एक बार नेताजी यहाँ आए, उन्होंने भाषण कर दिया कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश का सबका एक महासंघ बनना चाहिए और पाकिस्तान के लोग बहुत परेशान हैं, इनको ज़रा मदद कर देना चाहिए। दूसरे दिन नेताजी की फोटो गधे के ऊपर लगाकर न जाने क्या क्या करना शुरू कर दिया लोगों ने, नेताजी के खिलाफ माहौल खड़ा कर दिया। मैंने फोन किया, नेताजी आप क्या बोल के चले गए, बहुत प्रॉब्लम हो गया मुंबई में। कहा आप घबरा गया हुआ सब तुम, बट डर गए तुम, इतने जल्दी डर गए। देखो क्या होता है। 15-20 दिन के बाद मुझे फोन किया उन्होंने, देखो वाजपेयी जी ने वहां से शक्कर का लेन देन किया है और उससे रिश्ता कायम कर रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अगर देश में कोई है तो चाइना है, उसके खिलाफ में लड़ना है। और हमें अगर इस देश को मजबूत करना है तो हमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका का एक महासंघ बनाना चाहिए। ये ख्यालात थे उनके। मैं तमाम नेताओं का, खासतौर से पवार साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तो वहाँ भी आए थे। पवार साहब का संघर्ष, मैं समझता हूँ देश में आज पवार साहब इतना बड़ा कोई नेता नहीं है। पवार साहब ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी पवार साहब के ऊपर आज है। इस देश में फिरका परस्तों को ख़त्म करने के लिए पवार साहब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पवार साहब आगे बढ़ी, हम सब आपके साथ हैं। लेकिन हमें इस देश से फिरका परस्ती को ख़त्म करना है, मोहब्बत को आम करना है। इसी तरह से कहते हैं हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हम हिंदू और मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। हम सबको आपसी मोहब्बत बनाना चाहिए देश में। और जो लोग बैठे हैं ना, वो नफरत के पुजारी हैं। आज रोजाना झगड़ा हो रहा है आपस में। आइए हम सब मिल करके ये गीत गाएंगे, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। लेकिन ये गुलशन में बुलबुल खत्म हो गया, उल्लू आ गया है। बुलबुल की आवाज बहुत अच्छी होती है, उल्लू कहते हैं बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है। अब तो हर शाम पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। मैं फिर की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से, मुंबई के तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से नेताजी को दिल की गहराई से सराज अकीदत पेश करता हूँ और ये संकल्प लेता हूँ नेताजी कि जब तक जान में जान रहेगी आपके वसूलों को घर घर तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया। जो लोग बात बात में रो दें वो मन के कमज़ोर नहीं, मन के सच्चे होते हैं। अबू आसिम आज़मी साहब अब मन के सच्चे इंसान हैं। और मैं इसी कड़ी में मंच पर बुलाना चाहूँगा शोक सभा के मंच पर नाना पाटोले साहब को, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आप जो है कांग्रेस पार्टी के। आप आए मंच पर। देश के माजी संरक्षण मंत्री मुलायम सिंह जी, इनके इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हमारे महाराष्ट्र के नेता शरद पवार जी, जया बच्चन जी, एकनाथ खड़से जी, अबू आजमी जी, उपस्थित हमारे सभी साथी, हमारे भाई और बहन। 2014 में मैं जब पार्लियामेंट में सांसद था, तब नेताजी भी पार्लियामेंट में सांसद बन के आए थे और उनसे पास से उनको जानने का मौका मुझे मिला। वैसे भी एक सामान्य किसान का लड़का जब राजनीति में आता है, उसका संघर्ष भी बड़ा होता है। और नेताजी का भी संघर्ष एक सामान्य परिवार से राजनीति शुरू हुई थी और इसलिए उनके बारे में मुझे एक लगाव भी था और साथ में पार्लियामेंट में होने की वजह से मुझे उनसे बात करने का मौका भी मिलता था। और गलती समय जिसका विरोध वो हमेशा करते थे, उस ओर में बैठा था 2014 में। तो उन्होंने कहा कि जब जीएसटी का बिल पार्लियामेंट में 2017 में आया, तो उन्होंने कहा कि आप तो इस विचारधारा के नहीं हो, इनके साथ क्यों जुड़े हो। तो मतलब हमारी महाराष्ट्र की राजनीति की वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ और कुछ दिन के लिए हूँ, मैं ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा, ऐसा मैंने उनको उस समय नेताजी को कहा था।
तो मुझे देखा गया कि मैं जीएसटी का जब बिल आया था तब नेताजी ने उसका बहुत जोर से विरोध किया था, और उनके हाँ में हम भी सत्ता में रहने के बाद भी हम उसका विरोध करते थे, और उसके परिणाम हम जीएसटी के आज देख रहे 2017 के, तब पता ही नहीं था कि जीएसटी क्या रंग खिलाएगा, और आज वही जीएसटी हमारे देश को बर्बाद कर रही है। आखिर वो गरीबों की लड़ाई लड़ते थे, वो किसानों की लड़ाई लड़ते थे, वो बहुजनों की लड़ाई लड़ते थे, क्योंकि मुलायम सिंह जी की जो भूमिका थी वो समाजवादी विचारधारा के साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को साथ ले जाकर आखिर जो संविधानिक की व्यवस्था जो है उसी आधार को आगे ले जाने का काम आदरणीय मुलायम जी ने किया। और इसलिए उत्तर प्रदेश ही नहीं तो पूरे देश में, क्योंकि मैं किसान कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष करके जब मैं पूरे देश के अलग अलग कोने में मैं गया, अलग राज्यों में गया, तो आदरणीय नेताजी को मानने वाले हर राज्यों में मुझे लोग, तो सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित मुलायम सिंह जी का दायरा नहीं था, उनका दायरा पूरे देश तक था, और एक बड़ा संघर्षमय जीवन उनका इस राजनीति में गया है। देश के लिए उनने, जैसे यूपी के लिए उन्हें बहुत सारा योगदान उनका रहा है, वैसे ही देश के लिए भी बड़ा योगदान उनका हमेशा रहा है, देश की संवैधानिक व्यवस्था के लिए भी बड़ा योगदान रहा है। ऐसे महान व्यक्तिमत्व जो नेताजी के रूप में हमें जो मिला था, उसका निश्चित रूप से हम सब लोग, हमारे देशवासी ऋणी हैं। मैं ऐसे महान व्यक्तिमत्व को, नेताजी को मैं श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं और मेरे 2 शब्द पूरे करता हूं। धन्यवाद। इसमें श्रद्धांजलि में तालियां नहीं बजाते प्लीज। इसी के बीच में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री माननीय शरद पवार साहब आप सबके बीच में धरती पुत्र मुलायम सिंह जी के बारे में। समाजवादी पार्टी के नेता, हमारे साथी अबू आजमी साहब, कांग्रेस पार्टी के नेता राणा पटोले जी, अन्य राजनीतिक दलों के सभी साथी, बहनों और भाइयों, आज देश की राजनीति में जिन्होंने बहुत योगदान दिया और जो हमारे साथ आज रहे हैं, इनके बारे में जो शब्द लेने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। मुलायम सिंह जी और मेरी राजनीति एक ही समय पर हो गई, और सर याद रहता था कि मुझे विधानसभा या पार्लियामेंट से आकर इस साल 55 साल हो गए, और जब मैंने शुरुआत की थी कि 1967 में, तब हमारे एक मार्गदर्शक थे जिनका हमारा रिश्ता बहुत नज़दीक का था, और जो बाद में देश के प्रधानमंत्री बने, वो चंद्रशेखर जी। और चंद्रशेखर जी का जाना आना बम्बई से बहुत होता था। हम लोग इनके साथ घंटों तक बैठते थे, दिल्ली गए थे तो उनके पास जाते थे, और चंद्रशेखर जी के साथ जो साथी रहते थे, इनमें से मुलायम सिंह जी एक महत्व की जिम्मेदारी संभालने वाले इनके साथी थे। स्वतंत्रता मिलने के बाद देश की राजनीतिक स्थिति बदली। आज़ादी के लिए सब लोग एक होकर अंग्रेजों से संघर्ष करते थे,
मगर आज़ादी लेने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व में ही काम करना, इस पर आज़ादी के संग्राम में जो सहभागी हुए थे, इनमें अलग अलग विचार थे। और इसमें जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इनके नेतृत्व से एक नौजवान साथियों का वर्ग कांग्रेस से दूर हो गया और देश में एक नई राजनीतिक समाजवादी राजनीति शुरू करने का काम उन लोगों ने शुरू किया, जिसका नेतृत्व आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया ऐसे समाजवादी नेता करते थे। और डॉक्टर लोहिया को, उनकी विचारधारा को साथ करने वाले उत्तर प्रदेश में एक नौजवानों की टीम तैयार हुई थी और इस टीम का नेतृत्व मुलायम सिंह करते थे। हम लोगों को उनके साथ बातचीत करने का मौका मिलता था। वो साथ थी, साथ ही विधानसभा में थे, वो वहाँ थे, मैं यहाँ था। और इसलिए कई बार इनके साथ बातचीत करना, ये मौका मेरे ऐसे कई साथियों को मिलता था। मुलायम सिंह जी की एक खासियत थी कि गांव में रहने वाले किसानों की हितों की रक्षा करने के लिए वो चाहे वो कीमत देने के लिए तैयार रहते थे। महाराष्ट्र आप जानते हैं कि गन्ने का उत्पादन करने वाला एक देश का उत्तर प्रदेश के बाद महत्वपूर्ण राज्य है और उत्तर प्रदेश में गन्ना का फसल बहुत होता है। और जब कीमत के इशू पर कुछ मतभेद होते थे, संघर्ष होते थे, तो हम लोग दिल्ली में इकट्ठा बैठते थे और तब मुलायम सिंह जी इसमें शामिल होते थे। उनके एक सहयोगी थे, शायद आप लोगों को उनका नाम मालूम नहीं होगा, जिनका नाम गेंदा सिंह थे। गेंदा सिंह उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का नेतृत्व करते थे और उनके साथ उनको सहयोग देने वाले, गांव-गांव में जाकर, घर-घर में जाकर या अपना इशू रेज करने वाले जो नौजवानों की टीम थी, इसमें मुलायम सिंह सबसे आगे रहते थे। विधानसभा में कई साल गए, मुख्यमंत्री कई बार मिले, देश के सांसद में कई बार गए, मगर हमेशा उन्होंने चाहे किसानों की बात हो या समाज के छोटे वर्ग के हितों की रक्षा करने की बात हो, इस बारे में उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं की। जो बात उनके मन में आती थी और उनको विश्वास था कि ये बात सच है, तो वो कहने के लिए वो कभी पीछे नहीं रहते थे। मुझे याद है कि जब अडवाणी जी के नेतृत्व में राम जन्मभूमि का इशू देश किया गया और अयोध्या में जाने की बात हुई, मैं भारत सरकार में काम करता था, रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर थी, नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे और नरसिंह राव ने सभी राजनीतिक दलों की नेताओं की मीटिंग बुलाई और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते से मुलायम सिंह को भी बुलाया और ये कहा गया कि जो अडवाणी जी का कार्यक्रम है, इससे शायद दंगा फसाद हो सकता है, ये रोकना चाहिए। इस रास्ता देश के भलाई का रास्ता नहीं है और इसीलिए वो मीटिंग बुलाई गई थी। बहुत बड़े नेता लोग सब थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, इनके बाकी साथी थे,
मध्य प्रदेश की विजया राजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वो भी थी। नरसिंह ने एक ही बात की कि मुझे एक विश्वास दे दो आप कि आप दंगा फसाद नहीं करेंगे, अयोध्या में जाकर मस्जिद को हाथ नहीं लगेंगे, ये भरोसा आप दे दो। सब भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों ने इस मीटिंग में भरोसा दे दिया, कुछ नहीं होगा। ये सब कहने के बाद अकेले मुलायम सिंह उठे, उन्होंने हाथ जोड़ कर कहा, प्रधानमंत्री जी, इस पर मैं भरोसा रखना नहीं सकता। ये जो कहते हैं इस पर अमल नहीं होगी, इससे खून खराब नहीं होगी, इस देश के लिए फायदे की बात नहीं। कुछ करना हो तो सख्ती से कदम उठाने की आवश्यकता है। और बाकी सब राजनीतिक दलों के नेता लोगों ने नरसिंह राव को विश्वास दे दिया कुछ नहीं होगा, इस पर नरसिंह राव जी जो भरोसा रहा। और आप सब जानते हैं बाबरी मस्जिद की शहादत हो और देश में क्या होगा। ये ऐसा होगा, ये कहने वाले एक ही नेता वहाँ मौजूद थे कि जिसका नाम मुलायम सिंह यादव था। मुझे दुख हुआ कि जब ये हम लोगों को न्यूज़ आ गई मुलायम सिंह जी के बारे में कि मुलायम सिंह जी रहे नहीं, इस मुंबई शहर में एक राजनीतिक दल के नेता ने स्टेटमेंट दे दिया। क्या स्टेटमेंट दे दिया? अयोध्या में कार सेवकों के ऊपर गोलीबारी करने वाले मुलायम सिंह गए। आज की जिस आदमी ने पूरी जिंदगी देश के लिए दी, जिस आदमी ने देश के उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य के लिए मेहनत की, जनता के हितों की रक्षा की, हमेशा गरीब लोगों की, माइनॉरिटीज हो या मेजॉरिटीज हो, सभी को समान शिक्षण देने का काम किया। उस जाने के बाद इस तरह का बयान देना, इस तरह का स्टेटमेंट देना, इतनी गलत बात मुंबई जैसे कौशल शहर में होती है, इसकी पीड़ा मेरे जैसे आदमी को होती है। मुलायम सिंह जी ने कभी जिंदगी में ऐसे लोगों के बारे में कभी सोचा ही नहीं। जो कुछ करना है करिए, जो कुछ बोलना है बोलिए, मेरा रास्ता सीधा है और मेरा रास्ता इस देश की एकता रखने के लिए, चाहे हिंदू हो या चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो या चाहे क्रिश्चियन हो, इन सभी को साथ लेकर एक मजबूत भारत, यही मेरा सपना है। मैं दूसरे रास्ते पर जा नहीं सकता। और इस सपने में अमल करने में जो रुकावट आती है, इनकी मेरी लड़ाई होगी, संघर्ष होगा। उस संघर्ष के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। तो इसलिए मुझे याद है कि चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, कुछ सांप्रदायिक विचारों की फैलाव करने वाले जो राजनीतिक लोग थे, वो सब मुलायम सिंह द्वारा हमेशा मियाँ मुलायम सिंह कहते थे। मुलायम सिंह जी को एक दिन मैंने पूछा कि ऐसे ऐसे लोग बोलते, मुझे खुशी होती है, मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे मियाँ कहते हैं। यानी समाज के सभी लोगों की हितों की रक्षा करना मेरा जो फर्ज है, वो ठीक रास्ते पर जा रहा है। और इसीलिए मुझे उन्होंने कुछ किया तो इस बारे में मेरे मन में बिल्कुल नाराजगी नहीं हुई। एक अलग व्यक्ति थे, देश के सभी वर्गों की हितों की रक्षा करने वाली थी। मुंबई के बारे में उनके मन में प्यार था। जब हम लोग मिलते थे तो हमेशा पूछते थे कि क्या हो रहा है लोगों में, क्या हो रहा है मजदूरों की स्थिति, क्या हो रही किसानों की स्थिति, क्या हो रही अल्पसंख्यकों की स्थिति। और वो हमेशा कहते थे कि एक बार मुंबई ठीक रास्ते पर हो तो ये देश ठीक रास्ते पर जाएगा। और इसे हमें हमेशा वो कहते थे कि सरदार साहब कुछ भी करिए, अगर ये मुंबई
आप ठीक से देखिए, देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, वह हम संभालेंगे। और एक बार उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ये दोनों ही एक रास्ते पर जाएंगे, समाज के छोटे तबके को भरोसा देंगे, तो देश ठीक रास्ते पर ही जाएगा। और ये आम कर हम लोगों का जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, और ये काम हम लोगों को जिंदगी में करना है। ये बात मुलायम सिंह जी हमारे जैसे साथियों को हमेशा कहते थे, आज वो नहीं है। उस दिन हम लोग गए उनका अंत्ययात्रा के, इतने लाखों के आवाज की संख्या में मैंने कभी लोग देखे नहीं थे। इतने गरीब छोटे तबके के लोग, आंखों में आंसू, कोई अपना परिवार का जो पूरा परिवार संभालने वाला आज हमें रहा नहीं, इस तरह की भावना हर व्यक्ति के आंखों पर, उनके चेहरे पर दिखाई दी। जिंदगी में छोटे तबके से आने वाले और वो गरीब लोगों की इतनी भावना जिताने वाले देश में बहुत कम राजनीतिक नेता दिखने के लिए मिलती है। मुलायम सिंह जी इनमें उनका काम बहुत बड़ा था। विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए उनका बहुत ध्यान रखता था। और उत्तर प्रदेश में जाने के बाद कई जगहों पर हम लोगों को पता लगता है कि कई क्षेत्रों में आज उत्तर प्रदेश में जो तरक्की हुई, वो तरक्की के जिम्मेदार जो लोग हैं, इसका सबसे ऊंचा नेता मुलायम सिंह था। उन्होंने ये तरक्की की, उन्होंने गरीबों की हितों की रक्षा की। ऐसे मुलायम सिंह जी आज हम लोग रहे नहीं, एक देश का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मगर आज वो हमें रहे नहीं, और उनकी समाजवादी विचारधारा, इनके समाज के सब लोगों को साथ लेकर जाने की उनकी नीति, और खास तौर पर अतिथियों के बारे में, माइनॉरिटीज के बारे में हम जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, ये उनकी मन की बात। इस पर हम ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि मुलायम सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि वो हो जाएगी। इन्हीं शब्द से मैं आपसे इजाजत देता हूँ। आगे क्या करें? आगे क्या करना? एक मिनट खड़े लेके मैं समस्त उपस्थित लोगों से अनुरोध करूंगा कि आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखें और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि नेताजी जहाँ रहें, जितने लोकप्रिय यहाँ थे, उसी तरह उस लोक में भी वो उनकी आत्मा की चिर शांति के लिए आप प्रार्थना करें। मुलायम सिंह जी हमारे नारा लगाना। मुलायम सिंह जी, 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 धरती पुत्र मुलायम सिंह, धरती पुत्र मुलायम सिंह। इस शोक सभा समाप्त। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव मुंबई।